Good morning, students. We shall be discussing today chemical kinetics, the fourth unit. Chemical kinetics. The word kinetics has been derived from the Greek word kinesis, which means movement. And chemical kinetics is the branch of chemistry that deals with the study of reaction rates and their mechanism. इस केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें कि रिएक्शन रेट का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट और उसका मैकेनिज्म का स्टडी होना है। अब है क्या कि केमिस्ट्री बाय नेचर इज कंसर्न्ड विद द चेंज। केमिस्ट्री का मतलब ही है चेंज होना चाहिए, दैट मीन्स केमिकल चेंज होना चाहिए और सब्सटेंसेस विथ डिफिनिट वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज। कोई सब्सटेंस जिसकी एक अच्छी खासी एकदम डिफाइंड की हुई प्रॉपर्टीज है, इट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज बाय वे ऑफ और बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए केमिस्ट जो है क्या फाइंड आउट करना चाहता है, वो है थ्री थिंग्स। पहला है फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, एक कोई केमिकल रिएक्शन होना है या नहीं होना है, एंड दैट इज डिटरमाइंड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स कंसिडरेशन। यू नो, फॉर ए रिएक्शन फॉर विच डेल्टा जी इज नेगेटिव, 11th में पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी इज नेगेटिव एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रिएक्शन इज फिजिबल, अदरवाइज नॉट। दिस इज वन थिंग। और दूसरा क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विच कैन बी डिटरमाइंड और फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, उसमें पता चलता है कि कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और फिर केसी वैल्यू निकालते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, उसका फिर रेशियो करके उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग देखते थे, तो दैट इज दे। और थर्ड चीज है स्पीड ऑफ ए रिएक्शन और द रेट एट विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और the time taken for arriving at or for attaining the chemical equilibrium का मैंने chemical equilibrium कितना देर में पहुंच जाएगा, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो along with feasibility and extent, feasibility रिएक्शन संभव है कि नहीं और रिएक्शन किस हद तक जाएगा, इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो द रेट ऑफ ए रिएक्शन, कि रिएक्शन का रेट कितना है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या होता है कि जब देखते हैं कि विच फैक्टर्स और व्हाट डिटरमाइंस द रेट ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड कितना जल्दी खराब होगा, इसको कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है। सभी जानते हो गर्मी में खाना जल्दी खराब होगा, इसका मतलब टेम्परेचर इज द फैक्टर, टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर। फिर डेंटल फिलिंग के लिए, दांत में जो कुछ लोग भरवाते हैं उसके लिए रैपिडली सेटिंग मटेरियल कौन सा होगा कि जल्दी सेट हो जाए, सो दैट कि ज़्यादा दिन तक खाने पीने में परेशानी ना हो, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो जल्दी से खा सके। फिर उसी तरह से कि व्हाट फैक्टर्स और व्हाट कंट्रोल्स द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इन ऑटो इंजन। ऑटोमोबाइल्स के इंजन में जो फ्यूल है उसका कंबशन किस रेट से होगा, उसको कौन सा डिटरमाइन करता है। तो नेचुरली उसमें कितना एयर जाता है ऑक्सीजन सपोर्ट करने के लिए, कौन सा फ्यूल है, किस क्वालिटी का फ्यूल है, कितनी मात्रा में फ्यूल है, वो सब चीज़ें हैं फैक्टर। ठीक है, तो वो सब तय करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या। ठीक है, अब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बता देगा कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, हो सकता है कि नहीं, बट केमिकल काइनेटिक्स बताएगा कि उसका रेट क्या होगा, एट व्हाट रेट दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। जल्दी जल्दी होगा, धीरे होगा कि बहुत धीरे होगा कि बहुत जल्दी होगा। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स के नज़रिए से देखोगे तो डायमंड विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। डेल्टा जी नेगेटिव है, डायमंड से ग्रेफाइट बनाओगे, डेल्टा जी नेगेटिव है यानी होना है, but the rate of reaction is so slow कि हम लोग को ये परसेप्शन बनाना पड़ता है कि ये रिएक्शन होता ही नहीं। परसेप्शन दिमाग में बैठा, सब जानते हैं डायमंड कहाँ ग्रेफाइट हो रहा है, रखा है, लोग डायमंड खरीदते हैं, डायमंड का ज्वेलरी बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं और वो यूज करते हैं, हजारों साल तक यूज हो जाता है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए बहुत से लोगों को मानना है कि डायमंड इज फॉरएवर, डायमंड है तो हमेशा के लिए डायमंड है। नहीं,
बहुत स्लो रेट है, हो सकता है लाखों बरस में वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लाखों बरस कोई जीता नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात, तो दीज आर द थिंग्स। अब क्या है कि केमिकल का, हाँ, तो वही सब सवाल का जवाब, वो जो सवाल था कि डेंटल फिलिंग के लिए रैपिडली सेटिंग मटेरियल, और उसके बाद फ्यूल के इंजन में कौन सा फैक्टर कंट्रोल करेगा उसके कंबशन के रेट को, खाना का स्पॉयलेज का रेट, इस सब क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारा केमिकल काइनेटिक्स जैसा ब्रांच है, केमिकल काइनेटिक्स जैसा ब्रांच है, जिसमें हमारा होगा डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन का किस रेट से होता है उसके लिए बात होगी। तो हम लोगों ने ये देखा कि इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में डिस्क्राइब होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन, अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। अब है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक माने बड़े पैमाने पर जिसको हम देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, अगर उसकी बात करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारा इंटरेस्ट होता है, वी आर कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड, को सब्सटेंस कितना रिएक्ट किया या कितना फॉर्म हुआ। अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में देखना है तो हमारा प्रोडक्ट कितना बना, और कह सकते हो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना किस रेट से कंज्यूम हो गया, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और मॉलिकुलर लेवल पर देखना हो, मॉलिक्यूल के लेवल पर यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो वी हैव टू कंसीडर द ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो सही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट का, एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल मान लो H2 है, दूसरा रिएक्टेंट मान लो Cl2 या I2 है, तो वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा, ओरिएंटेशन। और फिर उसकी इनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन केस में उसकी एनर्जी सफिशिएंट है कि नहीं, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, अदरवाइज नॉट, नहीं तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। तो मॉलिकुलर लेवल पर ये देखना पड़ेगा। अब हम लोग को इस चैप्टर में देखना क्या है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। वी हैव टू डिस्कस द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, हम लोग को चर्चा करनी है इस चैप्टर में, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस, ये समझना है कि ये सब चीज़ें क्या है, एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। तो पहले तो रेट जाने, फिर एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जानेंगे। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो जैसे कहता है ऑटोमोबाइल के केस में अगर हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में जानते हैं, सब लोग निकालना जानते हैं लोअर क्लासेस से ही। ऑटोमोबाइल का स्पीड अगर कोई निकालने के लिए कहता है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑटोमोबाइल, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड। चेंज इन पोजीशन का मतलब अभी यहाँ रेवार में है, अभी पटना पहुँच गया 4 घंटे में, तो हम लोग कहते हैं कि ऑटोमोबाइल यहाँ था वहाँ पहुँच गया, चेंज इन पोजीशन। उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड है। मान लो 140 किलोमीटर है पटना, तो हम लोग कहते हैं 140 किलोमीटर कवर कर दिया, और इस बीच में टाइम कितना लगा उससे अगर डिवाइड कर दें तो फिजिक्स की भाषा में कह सकते हो कि डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, या चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, से इतना समय लगा 4 घंटे का, उसमें इसका पोजीशन यहाँ से वहाँ चेंज हो गया। सिमिलरली इन केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें स्पीड या रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्पीड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर चेंज इन पोजीशन नहीं हुआ, यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन होगा। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये समझने वाली बात है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना शुरू हुआ, इसका मतलब जितना रिएक्टेंट हमने लेकर काम स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट, वो उसका अमाउंट या कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज, और प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, इसका मतलब 0 था, पहले था ही नहीं प्रोडक्ट। रिएक्शन जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। हमने शॉर्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन लिख दिया। चेंज में दोनों होता है, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो किसी का भी चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट, और जितना टाइम लगा उस चेंज के लिए उससे डिवाइड कर दो, यानी इसको कह सकते हो
change in concentration per unit, change in concentration of reactant or product, any reactant or any product per unit time, और पर यूनिट टाइम को रेट भी कहा जाता है। यानी रेट आपको इसको स्पेसिफिक, ज़्यादा स्पेसिफिक होना हो तो दोनों के कंसंट्रेशन चेंज का तरीका अलग है। अभी हमने बात किया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। इसको हम लोग अगर ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस। रेट ऑफ ए रिएक्शन हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ ए रिएक्शन, और रेट खाली लेते हैं। रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज decrease in concentration, decrease in concentration of any of the reactant, any of the reactant, any of the reactant per unit time, per unit time। मैथमेटिकली इसी के लिए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन हो जाएगा पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट टाइम को अगर हटाना चाहोगे यहाँ खाली कर दो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, सेम मीनिंग है। रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन यानी पर यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ये लिखना है तो ये नहीं लिखना है, ये लिखना है तो ये नहीं लिखना है। और दूसरे शब्दों में हो सकता है, अच्छा मैथमेटिकली दैट इज रेट ऑफ ए रिएक्शन इक्वल टू होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन किसका डिक्रीज होगा, ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, और डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम के लिए मैथमेटिकली निकालने का तरीका है टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, टाइम टेकन से डिवाइड कर दो। और दूसरा तरीका हो सकता है रेट का, प्रोडक्ट के लिए अगर ले तो अगर रेट लिखना है तो रेट लिखो, रेट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, इंक्रीज करता है तो इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, increase in concentration of any of the product, any of the product। और जब रेट लिख दिया तो पर यूनिट टाइम नहीं लिखेंगे। और मैथमेटिकली सिमिलरली, मैथमेटिकली इसका रेट अगर लिखना हो तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखो ये बताने की शायद जरूरत नहीं है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। और अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो किसी का भी हो सकता है, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, अगर 3 प्रोडक्ट है तो एनी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हर सिंपल मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन का। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। ये तो हुआ लिटरेचर या लैंग्वेज में हुआ कि रेट क्या चीज़ होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन चेंज दो तरह से होता है। रिएक्टेंट का केस है तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का तो इंक्रीज होता है। तो जहाँ रिएक्टेंट के रूप में अगर रेट निकालना है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन करेंगे, और प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालने की जरूरत पड़े तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन होगा। इसको मैथमेटिकली अगर देखना है तो एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन रिएक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट R है, 1 mole of the reactant is converted into 1 mole of the product P, and the reactant has been taken in a vessel whose volume remains constant during the reaction। जब तक रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। मान लिया कि 1 मोल लिया और 1 मोल प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसा है कि सपोज करते हैं कि हम जो R है इसका कंसंट्रेशन है, इसका R का वैल्यू है, वैल्यू यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वैल्यू R1 है एट टाइम t1, एट t1। मान लो जहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे वहाँ से मान लो अगर मिनट लेना है तो 15 मिनट बाद उसका कंसंट्रेशन ये है, एंड इसी का वैल्यू R2 है। ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन स्पेलिंग करके लिखो नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखो समझ में आ जाएगा। एट टाइम t2 मान लो आधा घंटा, ये 15 मिनट का में ये कंसंट्रेशन रह गया क्योंकि ये डिक्रीज होना है। R का कंसंट्रेशन जितना लेकर हम लोग शुरू किए हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, यानी
टाइम T1 यानी 15 मिनट बाद अगर ये कंसंट्रेशन है तो आधे घंटे बाद इसका कंसंट्रेशन और भी कम हो गया होगा। नेचुरली ये समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर R2 का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा R1 से, क्योंकि टाइम जितना आगे बढ़ता जाएगा उसका कंसंट्रेशन कम होते जाएगा। ये 15 मिनट एक्सपेरिमेंट जहाँ शुरू किए थे 15 मिनट के बाद ये कंसंट्रेशन था, या आधे घंटे के बाद है तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, यानी R2 का वैल्यू R1 से कम। सिमिलरली अगर P का वैल्यू कंसंट्रेशन वैल्यू लें कि P1 है एट टाइम T1 और P2 है एट टाइम T2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे जैसे प्रोडक्ट समय बढ़ते जाएगा, यहाँ पर का जो है समय बढ़ते जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ उल्टा है P2 इज ग्रेटर देन P1। अब क्या है रेट ऑफ रिएक्शन कहें, और हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, और प्रोडक्ट अपियर हो रहा है यानी बनते जा रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ लिखने का एक तरीका और भी है। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर का डिसअपियरेंस का रेट मैथमेटिकली कैसे होगा, तो कहेंगे इसका डिक्रीज इन कंसंट्रेशन लिखने, इसका कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज हुआ जो कि चेंज बोलते थे, एंड डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। हमको पता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो गया R2 माइनस R1, या उसको डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का लिखने का एक और तरीका है डेल्टा टाइम लग गया डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी का वैल्यू है, डेल्टा टी का मतलब हो गया T2 माइनस T1। 15 मिनट एक्सपेरिमेंट शुरू करने के 15 मिनट के बाद का ये टाइम था, आधे घंटे के बाद ये टाइम था, तो आधे घंटे में 15 मिनट माइनस कर दिए तो 15 मिनट डेल्टा टी T2 माइनस T1। और ये डेल्टा आर है, कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज हुआ। और हम लोग देखें कि डेल्टा आर जो निकालने का तरीका है या फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स बोलता है कि डेल्टा आर का निकलेगा, आर जब लास्ट है लेटर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, मैंने बाद वाले समय में, मैंने आधे घंटे के बाद का, और 15 मिनट वाला टाइम शुरू वाला टाइम। और अभी हम लोग देखे थे ये अगर लेस है तो स्मॉलर क्वांटिटी में जब ग्रेटर क्वांटिटी को माइनस करते हैं मैथमेटिक्स कहता है इसका आंसर निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब अगर इसको ऐसे छोड़ दे, यहाँ निगेटिव में कुछ आंसर आएगा, -5 -10 कुछ भी आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन तो पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव और बाय पॉजिटिव करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है निगेटिव आएगा, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक माइनस साइन दे देंगे। और डेल्टा आर का वैल्यू लिखने की जरूरत है, डेल्टा आर का मतलब R2 माइनस R1। ये हुआ रिएक्टेंट के टर्म्स में ले तो, और प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर लिखें, हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ इस पर वहाँ पर लिखे थे डिसअपियरेंस, यहाँ लिखेंगे अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी मैंने प्रोडक्ट। तो यहाँ हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको अगर हम डेल्टा पी लिखते हैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यहाँ प्लस देने से भी काम चल जाएगा या नहीं देने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग देखे थे कि डेल्टा पी निकलेगा, डेल्टा पी का वैल्यू प्राप्त होगा हमको P2 माइनस P1, ये ग्रेटर है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे P2 माइनस P1 तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट, आर एवरेज। इससे पहले जो निकला था वो भी आर एवरेज। ये एवरेज रेट है, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट। बोलोगे क्यों? हमने कहा ना 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक यानी 15 मिनट्स तक हमने मान लिया कि यही रेट है, जबकि हर एक इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन कम पड़ता जाएगा उसकी ताकत रेट रिएक्शन का रेट उसका कम पड़ता जाएगा। यानी 15 मिनट तक, या 15 मिनट तो बहुत छोड़ो, 15 सेकंड भी बहुत है, 5-10 सेकंड तक भी रिएक्शन का रेट बराबर नहीं रहेगा, तो रिएक्शन का रेट ग्रेजुअली डिक्रीज करता चलेगा। ये नियम एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया।
तो ये है क्या कि 15 मिनट तक हमने मान लिया कि यही रेट है। ये तो ठीक वही बात हुई, यहाँ से पटना तक गए हम, अगर 140 किलोमीटर है और अगर हमको 4 घंटे लगा तो कहे कि एवरेज रेट 35 किलोमीटर है, जो कि हम जानते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल का स्पीड 35 किलोमीटर लगातार हमेशा नहीं रहता है। मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ेगा घटेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम है, लेकिन यहाँ पर हमेशा घटता ही जाएगा अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में नहीं है, लगातार डिक्रीज करेगा। वहाँ मोटरसाइकिल की बात अलग है, वहाँ कभी एक्सीलेटर बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा। यहाँ पर लगातार डिक्रीज होगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसको कहते हैं एवरेज रेट। इसको ग्राफिकली अगर हमको समझना है, ग्राफ के जरिए समझना है तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। वाई एक्सिस में हम लोग ले लेते हैं कंसंट्रेशन और इस एक्सिस में ले लेते हैं टाइम। तो रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। तो सपोज करो कि यहाँ पर टाइम t1 है, उस समय इसका कंसंट्रेशन है R1। ये उस समय की बात है जिस समय टाइम ग्राफ में टाइम लिए है t1। और जब टाइम t2 चलेगा, थोड़ी देर 10-20 सेकंड बाद देख रहे हैं, तो इसका कंसंट्रेशन हो गया कितना R2। और ग्राफ का हाइट देख के लग रहा होगा R1 ग्रेटर है, R2 लेस है। लेस है मतलब ग्राफ ये कंसंट्रेशन है ऊपर की कंसंट्रेशन जब हम लिखते हैं, इसका मतलब जितना हाई जाएंगे ग्राफ तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जितना लो आएंगे उतना कम होगा। तो R2 का वैल्यू कम है, R1 का वैल्यू ज़्यादा। अब यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ में देख रहे हैं क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंतर आया, इस हाइट से लेकर इस हाइट तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर आया, ये हुआ R2 माइनस R1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा R के बराबर हो गया। और ये टाइम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा T। तो इसका जो R एवरेज निकलेगा, एवरेज रेट निकलेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T से निकलेगा एवरेज। यानी ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे या यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे और डेल्टा T के लिए यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, एवरेज रेट निकल जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के लिए है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जब बात आएगी तो हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट के केस में क्या होगा। प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट जीरो टाइम में जीरो रहेगा, बना हुआ रहेगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ते चला जाएगा और बढ़ते चला जाएगा। बढ़ते ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आएगा। मान लो ऐसा है, थोड़ा सा हाइट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा। अब क्या है, तो थोड़ा सा चेंज कर, मान लो इस तरह का। तो अब है कि टाइम t1 में इसका कंसंट्रेशन मिल रहा है, टाइम t1 के समय इसका कंसंट्रेशन है p1, और जब टाइम t2 लिए तब इसका कंसंट्रेशन हो गया p2। t2 में कंसंट्रेशन इसका हो गया p2। आप देख सकते हो हाइट बढ़ते जा रहा है कंसंट्रेशन का। कम टाइम में कंसंट्रेशन का हाइट ग्राफ का कम था, टाइम ज़्यादा हुआ तो ग्राफ ज़्यादा हो। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको हम ऐसे वैल्यू लेते इस तरह से, वाई एक्सिस में ऐसे लें, इसको ऐसे लें, तब यहाँ से यहाँ कहो या यहाँ से यहाँ तक हो, इसका वैल्यू हो जाएगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डेल्टा P, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया डेल्टा T, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा T। और R एवरेज निकालना हो तो ये हो जाएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यानी ग्राफ में ये वाला वैल्यू, ग्राफ का नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स गिन लेके पता चल जाएगा कितना स्क्वायर का 1 यूनिट बना है, और ये टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। वी शैल बी गेटिंग एवरेज रेट इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब है कि रेट का यूनिट क्या होगा, तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि रेट निकल रहा है कंसंट्रेशन चेंज या कंसंट्रेशन चेंज। अगर टाइम का यूनिट सेकंड है तो चेंज इन टाइम भी सेकंड में ही होगा।
एज अगर ईयर्स में लिखते हैं तो चेंज इन एज भी ईयर्स में ही होगा। कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा, इसका मतलब है इसमें दो यूनिट लिखा जाए, कंसंट्रेशन का यूनिट लिख दिया जाए और टाइम का यूनिट लिख दिया जाए तो एवरेज रेट रेट का यूनिट हो जाएगा। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, टाइम का होता है सेकेंड। अगर हम लोग को इसको अगर सेकेंड को भी ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेट। सिमिलरली वहाँ भी होगा, यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर गैसियस सब्सटेंस है तो गैसियस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन नोट नहीं किया जाता, वहाँ पर रेट निकालना हो तो गैसियस सब्सटेंस का प्रेशर नोट किया जाता है या पार्शियल प्रेशर। अब बाय टाइम टेकन पार्शियल प्रेशर कितना था गैस का, रिएक्शन होते चला गया तो उसका प्रेशर कितना चेंज हुआ, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर को या तो अगर हम एटमॉस्फेयर में नापते हैं तो एटमॉस्फेयर और टाइम के लिए सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। बट माइंड इट एटमॉस्फेयर इज नॉट दी एसआई यूनिट, एटमॉस्फेयर एसआई यूनिट नहीं है प्रेशर का, पास्कल इज द एसआई यूनिट। बट एक एटमॉस्फेयर यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर, फॉर मेजरिंग द प्रेशर। अब क्या है, एक एग्जाम्पल है, तुम्हारे बुक में डेटा दिया हुआ है C2H5Cl के लिए। उसमें ये दिया हुआ है कि जब उसका टाइम 0 सेकेंड लिए हैं, टाइम T1, उस समय उसका कंसंट्रेशन है 011, और जब T2 लिए हैं 50 सेकेंड तब उसका कंसंट्रेशन है 0905। ये है कंसंट्रेशन R1 का वैल्यू और यह R2 का वैल्यू। अगर इसका रेट निकालोगे तो रेट के लिए हम लोग को पता है डेल्टा माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T अगर करोगे तो कैलकुलेशन करके निकलेगा 1.90 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेट करके तुम देखना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 50 - 0 यानी 50, और इसमें R2 - R1 करोगे फिर माइनस साइन हो गया, ये कैलकुलेट करोगे देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेट क्या हुआ, 50 सेकेंड तक इतना ही रेट रह गया, जो कि संभव नहीं है। अब हमको चाहिए कि नहीं, हमको एक पार्टिकुलर मोमेंट का रेट चाहिए, उसका नाम होता है इंस्टांटेनियस रेट। नहीं, हमको 0 सेकेंड वाला भी नहीं चाहिए, 50 सेकेंड वाला भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए एग्जैक्टली जब हम प्रैक्टिकल शुरू किए तो उसके 5 सेकेंड बाद वाला चाहिए, मतलब उसी टाइम वाला, ना उससे आगे वाला चाहिए ना पीछे वाला। मतलब एक पार्टिकुलर मोमेंट में जो रेट निकाला जाता है, रेट एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, रेट एट ए पार्टिकुलर मोमेंट इज नोन एज इंस्टांटेनियस रेट, इंस्टांटेनियस रेट। अब ये मैथमेटिकली एवरेज रेट से कैसे निकलेगा, तो कहता है एवरेज रेट से अगर इसको कोरिलेट करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो टाइम इंटरवल जो है, जो अभी लिए थे डेल्टा T, दैट इज टू बी मेड इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। मैंने टाइम इंटरवल एकदम 0 के जैसा होना चाहिए, अंतर होना ही नहीं चाहिए। जिस टाइम शुरू का टाइम और लास्ट के टाइम में अंतर नहीं रखना, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमको लेना है तो डेल्टा T का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। यानी कि R एवरेज अगर हमारा निकलता था इस तरह से माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, तो डेल्टा T अगर टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा R इंस्टांटेनियस रेट, और तब जाकर ये हो जाएगा वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल dt। तो इस तरह से लिखेंगे इंस्टांटेनियस रेट को, ये रिएक्टेंट के टर्म्स में होगा, और प्रोडक्ट के टर्म्स में हो जाएगा R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dP डिवाइडेड बाय dP बाय dt। और हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, माइनस रिएक्टेंट के लिए इसलिए देते हैं कि ये चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव आता है, माइनस साइन देके पॉजिटिव बनाते हैं कि रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आप बोलो कि ग्राफ में कैसे निकलेगा, ग्राफ में निकलने के लिए इंस्टांटेनियस रेट ग्राफ में कैसे निकलेगा, तो कहता है जिस मोमेंट का चाहिए इंस्टांटेनियस रेट, ग्राफ में उसी मोमेंट का, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 15 सेकेंड का है या 30 सेकेंड का है, हमको नहीं, हमको चाहिए 12वें सेकेंड का, तो 12वां सेकेंड ग्राफ में यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, बाकी ग्राफ हम लिखा देते नहीं तो कन्फ्यूजन करेगा। कैसा हटाओ, ये हटा, तो 12वां सेकेंड मान लो यहाँ पर है, तो इस जगह एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, टेंजेंट एकदम एग्जैक्टली 12 मान लो T = 12 सेकेंड, 12 सेकेंड या 600 सेकेंड जो भी है,
मान लो 12 सेकेंड ही हम अभी मान लिए हैं, तो देखना पड़ेगा टेंजेंट जब खींचे तो इस टेंजेंट में हम लोग इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, एक वर्टिकल लाइन एक ये लाइन, ये वाला जो वैल्यू देगा ये देगा dr का वैल्यू और ये होगा dt का वैल्यू, और इसका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है उससे डिवाइड करोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट नहीं आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 12 सेकंड में नहीं होगा ये। हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा dr और ये हो जाएगा dt, तो dr बाई dt करेंगे, माइनस लगाएंगे और ये आंसर निकल आएगा। प्रोडक्ट में कोई ऐसे करेंगे, मान लो इस टाइम में चाहिए यहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट में फिर इसी तरह से इसका स्लोप निकालने का ये तरीका है p बाई b, ये हुआ p और ये हुआ b,